नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये स्रोत बिहार की गरीबी और वहां विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बिहार लगातार भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है, और इन विश्लेषणों से इसके पीछे के जो जटिल ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक कारण हैं, वो क्या उभर कर आते हैं। विश्लेषण की शुरुआत अक्सर इतिहास से होती है। एक बात जो कई स्रोतों में बार बार आती है वो है ब्रिटिश काल की भूमि व्यवस्था। क्या स्रोत इस पर कुछ खास रोशनी डालते हैं कि इसका क्या असर रहा? ना शायद काफी नहीं है। वो खास तौर पर स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट का जिक्र करते हैं। इसने क्या किया कि जमीन का मालिकाना हक कुछ ही हाथों में दे दिया, और इसका असर आप देखिए आज तक दिखता है, क्योंकि इससे हुआ ये कि खेती में निवेश कम हुआ और फिर पैदावार पर भी असर पड़ा। अच्छा। और इसी के साथ जो जाति आधारित सामाजिक ढांचा है, उसने भी ऐतिहासिक रूप से संसाधनों तक, मौकों तक पहुंच को सीमित किया। तो ये दोनों चीजें ना एक दूसरे को और मजबूत करती गईं। हाँ, मतलब ये ऐतिहासिक बोझ आज की आर्थिक स्थिति पे भी असर डालता होगा, है ना? बिल्कुल डालता है। स्रोत बताते हैं कि राज्य मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है और औद्योगिकरण बहुत ही कम हुआ है। इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? क्या वजह दिखती है? हाँ, कृषि पर निर्भरता तो खैर एक बड़ा पहलू है ही। जहाँ तक औद्योगिकरण की कमी की बात है तो स्रोत कई वजह गिनाते हैं। कुछ विश्लेषणों में तो साफ तौर पर बिजली की जो अनियमित सप्लाई है और जो जटिल सरकारी नियम कानून है, हाँ, रेगुलेशंस। जी, रेगुलेटरी प्रक्रियाएं, उनको मुख्य बाधा बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत ये भी मानते हैं कि जैसे फूड प्रोसेसिंग है या छोटे और मझोले उद्योग हैं, MSMEs, हाँ हाँ। उनने काफी क्षमता है बिहार में, लेकिन ये जो बाधाएं हैं वो निवेश को रोक देती हैं। नतीजा ये होता है कि खेती के अलावा रोजगार के मौके बहुत बहुत सीमित रह जाते हैं। और उद्योगों का कमी, ये तो सीधे सीधे अच्छे बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत से जुड़ी हुई है। यहाँ स्रोतों में क्या देखने को मिलता है? सड़कें, बिजली। स्रोत इस पर काफी साफ हैं। अब पर्याप्त सड़कें, खराब गुणवत्ता वाली सड़कें, खास करके ग्रामीण इलाकों में, ये माल ढुलाई को, लोगों की आवाजाही को महंगा और मुश्किल बनाती हैं। बिजली की कमी का जिक्र तो हमने किया ही। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है, उसकी कमजोरी, वो लोगों की तरक्की में रुकावट बनती है। तो जब तक ये मूलभूत सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी, आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी ही रहेगी। एक विश्लेषण में तो ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं की कमी को भी स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर बुरा असर डालने वाला बताया गया है। अच्छा, तो ऐतिहासिक, आर्थिक और ढांचागत मुद्दों के अलावा शासन प्रणाली, गवर्नेंस और सामाजिक कारक, इनका भी जिक्र है। जी, शासन की चुनौतियां एक बहुत अहम मुद्दा बनकर उभरती हैं। स्रोत बताते हैं कि मसला सिर्फ नीतियों की कमी का नहीं है, बल्कि उनको सही ढंग से लागू करने का है, मतलब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का। हाँ, लागू करना। पारदर्शिता की कमी है, भ्रष्टाचार है, ये सब संसाधनों के सही उपयोग में दिक्कतें पैदा करते हैं। एक विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे कई बार जाति आधारित राजनीति विकास के लक्ष्यों पर हावी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों का बंटवारा कभी-कभी योग्यता या जरूरत के बजाय राजनीतिक समीकरणों के आधार पर हो सकता है, और इससे फिर जो सबका विकास होना चाहिए वो प्रभावित होता है। और इसी से जुड़ा हुआ शायद एक और मुद्दा है, जनसंख्या का उच्च घनत्व और बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन, माइग्रेशन। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। जब काम करने वाली उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहतर मौकों की तलाश में राज्य से बाहर चला जाता है, तो जाहिर है स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। हालांकि कुछ स्रोत ये भी मानते हैं कि बाहर से जो पैसा भेजा जाता है, रेमिटेंसेस, हाँ, रेमिटेंसेस, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सहारा भी है। तो ये एक तरह से दो धारी तलवार जैसा है। लेकिन हाँ, ये पलायन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर कुशल कामगारों की कमी भी पैदा करता है, और सामाजिक ताने बाने पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये तो एक काफी उलझी हुई तस्वीर है, कई सारी परतें हैं। लेकिन क्या स्रोत कुछ सकारात्मक पहलू या आगे की राह पर भी बात करते हैं? कुछ उम्मीद? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही बताया गया है। कुछ विश्लेषणों में हाल के वर्षों में जो प्रगति हुई है उसका भी उल्लेख है। जैसे कुछ लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम चले हैं, उनके जरिए मातृ मृत्यु दर यानी MMR में कमी आई है, और गरीबी के आंकड़ों में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। लेकिन हाँ, लगभग सभी स्रोत इस बात पर सहमत दिखते हैं कि स्थायी और समावेशी विकास के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। मतलब
कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। बिल्कुल, जैसा कि सूत्रों से साफ लग रहा है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना जी, था। ये सब मिलकर ही शायद बदलाव ला सकते हैं। सही कहा आपने। क्षमता तो निश्चित रूप से मौजूद है। अगर केंद्रित प्रयास हो, सही नीतियों को ढंग से लागू किया जाए और पर्याप्त निवेश हो, तो बिहार अपनी इन पुरानी चुनौतियों से उभर सकता है और समावेशी विकास और समृद्धि की ओर निश्चित रूप से बढ़ सकता है। स्रोतों से यही उम्मीद झलकती है। तो आज की ये गहरी पड़ताल हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है कि बिहार की जो ये अनूठी और बहुस्तरीय चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए वो कौन सा एक विशिष्ट, शायद कुछ लीक से हटकर कोई अभिनव दृष्टिकोण हो सकता है जो समावेशी विकास की दिशा में इसकी यात्रा को सबसे तेज गति दे सके। सोचने वाली बात है।